देखो आज का अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए जो सबसे पहला बात हम लोग को ध्यान में रखना है ये कि हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने मेरे को एयर रेसिस्टेंस के बारे में हो सकता है कि आपको बोला भी रहे, और नहीं भी बोला रहे तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि कोई भी हवा का रेसिस्टेंस नहीं था। मतलब कि जब मेरा बॉडी एयर में होगा तो वो फ्री फॉल में होगा। फ्री फॉल का मतलब कि उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखना। ओके। अब उसके बाद हम लोग जरा समझते हैं कि ये जो अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो कैसे अलग है जो हम लोग टॉपिक्स पहले किए हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ टावर, देन मोशन इज वन डिमेंशनल। मतलब इससे पहले जो भी आपने क्वेश्चन किया था फ्री फॉल का, उसमें आपने या तो बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका था, या आप किसी टावर से जब फेंक रहे थे तो उसको आपने वर्टिकली डाउनवर्ड भी फेंका था। तब जो बॉडी का मोशन हो रहा था वो आपका वन डिमेंशनल मोशन हो रहा था, या उसको हम बोलते थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, चलो अच्छी बात है। और लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा तुमको बताया था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है मोशन इन अ प्लेन का, और वो कंसेप्ट आज हम लोग यूज करेंगे मोशन इन अ प्लेन का। क्योंकि ये जो अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये होता है मोशन इन अ प्लेन, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। हम लोग बॉडी को फिर से हवा में ही फेंकेंगे, लेकिन फिर भी आपका इस बार मोशन इन वन डिमेंशन या फिर इन स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है। ओके, तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया कि जब हम लोग बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे या फिर एक टावर से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकेंगे, तो उस केस में जो मोशन हो रहा था उसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डिमेंशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये उससे थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ मेरा मोशन इन अ प्लेन होगा। मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये होता है कि बॉडी आपका इस बार स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगा, वो एक कर्व पाथ में मूव करेगा। और मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये होता है कि आपका बॉडी का दो कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोग मानते हैं कि स्पेस के मोशन का तीन कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। और मोशन इन अ प्लेन में कोई दो कोऑर्डिनेट उसका चेंज करता है। मतलब उसका एक्स चेंज करेगा और वाई चेंज करेगा। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि बॉडी का मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है, और उस प्लेन का हमने नाम दिया है एक्स वाई प्लेन। मतलब कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा, और तब उसका मोशन अब स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आइडर चेंज करता है एक्स या फिर चेंज करता है वाई। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों चेंज करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन टू डिमेंशन इसको बोलते हैं। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम लोग कब समझेंगे कि मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्टाइल का है। तो देखो उसके लिए मैं तुमको यहाँ पे कुछ टिप्स देता हूँ कि हम जब बॉडी को हम जब बॉडी को कुछ एंगल पे थ्रो करेंगे, कुछ एंगल पे, जैसे मान लीजिए कुछ एंगल से हमने इसको फेंका। देखिए हमने एक कोई बॉडी था उसको हमने यू मीटर पर सेकेंड से फेंका है, लेकिन इस बार हमने उसको हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे फेंका है। इस बार हमने उसको हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे फेंका है। मतलब कि हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंका है। ठीक है, हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंका है, हमने हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पे फेंका है। तो इस बार जो इस बॉडी का पाथ होगा ना, देखिए ये पाथ कुछ ऐसा होता है। दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। और इसी टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी टाइप के मोशन को आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि सबने किया होगा कि जब तुम लोग बॉल को फेंकते हो ना, तो देखना कि जो तुम्हारा बॉल होता है वो कुछ ऐसा ही पाथ फॉलो करता है। वो ऊपर भी जाता है, मतलब कि वो वाई में भी जाता है, और वो सामने की तरफ जाता है, वो एक्स में भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बॉडी का मोशन हो रहा है वो एक्स में भी हो रहा है, मतलब कि बॉडी आपका सामने की तरफ भी जा रहा है, और बॉडी आपका ऊपर नीचे भी जा रहा है, तो मोशन आपका वाई में भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल है, ये मोशन इन टू डिमेंशन का एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो एक तो ये हुआ कि जब हम लोग उसको हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पे फेंकेंगे तब आपका मोशन होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन। और अभी हमने इसको ग्राउंड से फेंका है, अभी इसको हमने ग्राउंड से फेंका है। अब आ जाइए टावर से फेंकने वाले में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपका ग्राउंड से ही फेंक के आएगा और टावर से भी फेंक के आएगा। ओके, तो चलिए टावर में क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने बॉल को टावर से फेंका है, ये मान लीजिए ग्राउंड से एच हाइट पे कोई टावर था या क्लिफ था, ये ग्राउंड हो गया। इससे एच हाइट पे टावर था, क्लिफ था, और इस एच हाइट से मैंने बॉल को फेंका है। तो अगर मैं बॉल को फिर से कुछ एंगल से फेंकूंगा, जैसे मान लीजिए
मान लीजिए हमने बॉल को हॉरिजेंटल से कुछ एंगल से फेंका इस टावर से, तो फिर से जो बॉडी का पाथ होने वाला है देखिए वो कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा पाथ आएगा। और फिर से ये आपका पाथ जो हो गया है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या ये जो मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जो हमने टावर से फेंका था वो तो हमने टावर से ऊपर की तरफ फेंका है कुछ एंगल से, हो सकता है कि आप टावर से फेंको और टावर से नीचे की तरफ फेंको कुछ एंगल से, जैसे देखो कैसे, ये भी हो सकता है कि आप टावर से इस बार इस बॉल को नीचे की तरफ फेंको कुछ एंगल से, देखो ये नीचे थीटा एंगल पे आपने नीचे की तरफ फेंका है। इस बार भी जो इसका मोशन होने वाला है वो प्रोजेक्टाइल ही होगा, देखिए इस बार भी कुछ ऐसा ही आएगा। सो दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर आप टावर से फेंक रहे हो, आप टावर से फेंक रहे हो और टावर से आपने बॉडी को हॉरिजेंटली फेंका है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हॉरिजेंटली फेंका है, तो फिर से जो इसका पाथ होगा वो कुछ ऐसा आएगा और फिर से इसका मोशन जो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। तो ये मैंने जो भी आपको अभी ये चार केस बताया है, ये चार केस का आपका क्वेश्चन आ सकता है। ग्राउंड से हम जब फेंकेंगे तो पक्का कुछ एंगल से फेंकेंगे, टावर से हम जब फेंकेंगे तो एंगल से भी फेंक सकते हैं या हॉरिजेंटली फेंक सकते हैं। अगर टावर से वर्टिकली फेंकेंगे तो फिर तो उसका हो जाएगा वो वन डिमेंशनल मोशन। समझ में आया क्या कि कब क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है? जल्दी बताओ, बोलो। तो सुनो देखो, जिनको ये थर्ड वाला समझ में नहीं आ रहा है, थर्ड वाला मतलब कि वो जो हमने टावर से फेंका है वही ना, सीधा जो फेंका है हॉरिजेंटली, वही ना, नीचे वाला। अच्छा अच्छा, नीचे वाला ठीक है ठीक है, अच्छा देखो नीचे वाला, ओके। अब देखो सुनो, तुम अगर चाहो तो आज तुम अपने छत पे जाके ये तुम एक्सपेरिमेंट कर सकती हो कि तुम कुछ एंगल से, हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पे नीचे की तरफ बॉल फेंक रहा है, पत्थर फेंकना और देखना वो ऐसा ही पाथ फॉलो करेगा। या और तुम चाहती हो कि अगर इसका हम फिजिक्स से समझे तो देखो सिंपल सा क्या हो सकता है एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे इस बॉल को हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ फेंका है थीटा एंगल पे, तो अगर तुमको वेक्टर का बेसिक आइडिया हो तो इस इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आने वाला है, एक तुम्हारा आएगा हॉरिजेंटल में यू कॉस थीटा और एक आएगा वर्टिकल में यू साइन थीटा। मतलब कि हमने उस बॉल को दो स्पीड दिया है इनिशियल, एक एक्स में और एक वाई में। अब तुमको अगर थोड़ा सा ऐसा आइडिया हो तो हम जब बॉल को हवा में फेंकते हैं तो वो फ्री फॉल में होता है। फ्री फॉल का मतलब क्या कि उसमें एक ही एक्सेलरेशन है और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि इस केस में बॉल में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, वो भी है इन वाई डायरेक्शन ओनली, और वो तुम्हारा होगा जी, जो कि लगेगा नीचे की तरफ। और एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब जैसे ही बॉल को आपने हवा में फेंक के छोड़ दिया उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमेशा होगा वाई में। तो एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन हमने उस बॉल को एक्स में स्पीड तो दिया है ना, वेलोसिटी तो दिया है ना, तो उस वेलोसिटी के चलते, उस एक्स में वेलोसिटी के चलते वो एक्स में मूव करेगा। और वाई में जो आपने वेलोसिटी दिया है उसके चलते प्लस जो वाई में एक्सलेरेशन था उसके चलते वो नीचे भी आएगा। तो देखो वो सामने की तरफ भी जा रहा है और वो नीचे भी आ रहा है, तो उसका पाथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, वो एक्स में भी जाएगा और वाई में वो नीचे भी आएगा। अब समझ में आया? बोलो। तो ये तो हमने बताया कि कैसे आप समझोगे कि आपका क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है, तो सबको बेसिक आइडिया हो गया। अभी तक हम लोग इसके फिजिक्स पे नहीं आए हैं, वो हम लोग अभी बस स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, तो जो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन आप बॉडी को हवा में फेंक के छोड़ दोगे, और हमने बोला है पहले कि हवा का कोई भी एयर रेसिस्टेंस नहीं हो रहा है। मतलब कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी बॉडी का एक्सलरेशन होगा वो होगा ओनली एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हम लोग मान रहे हैं वाई डायरेक्शन में, जो कि आपका आएगा इक्वल टू जी, और वो हमेशा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आया ना? देखो हम लोग एक्स मान रहे हैं इधर हॉरिजेंटल में, और वर्टिकल जो हम लोग मानेंगे वो हम लोग मानेंगे वाई में, और हम मान के चलें कि मेरा जो मोशन हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। समझ में आया ना? तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है
प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि इन प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी आपका फ्री फॉल में होता है, तो एक ही एक्सेलरेशन होगा उसमें, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो ध्यान से, तो हमने सीखा कि एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो। अब हमने जब लास्ट क्लास में तुमको पढ़ाया था मोशन इन अ प्लेन, तो हमने तुमको एक बहुत ही जोर दे के पॉइंट कहा था कि एक्स में क्या हो रहा है उससे वाई को कोई मतलब नहीं होता है, और वाई में क्या हो रहा है उससे एक्स को कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन इन वाई है ना, वो एक्स के मोशन को कोई अफेक्ट करेगा ही नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स में एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, मतलब कि हमको कह सकते हैं कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। और ये बात तुम लोग याद कर लो भाई, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन वाई में है, तो वाई में है तो वो वाई का वेलोसिटी चेंज करेगा, वाई में उसका वो वाई का वेलोसिटी चेंज करेगा, एक्स में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया ना? बोलो जल्दी से, बोलो। हाँ, तो वेलोसिटी इन वाई चेंज करेगा, और वेलोसिटी इन एक्स चेंज नहीं करेगा। मतलब कि वेलोसिटी इन एक्स एट एनी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स। बस हमने एक्स में जो भी इनिशियल वेलोसिटी दिया था हमेशा वही रह जाएगा, वाई में चेंज करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ वाई में चेंज करेगा। चलो अच्छी बात है। तो अब देखिए, एक्स में कांस्टेंट रह रहा है, वाई में चेंज कर रहा है, एक्स में कांस्टेंट रह रहा है, वाई में चेंज कर रहा है। मतलब कि जो उसका नेट वेलोसिटी होगा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसका नेट वेलोसिटी सेम रहेगा कि चेंज करेगा, आप ये बताओ। एक्स में सेम रह रहा है, वाई में चेंज कर रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ नेट वेलोसिटी का। नेट वेलोसिटी का मतलब हुआ एक्स और वाई का वेक्टर समेसन, और एक्स और वाई का वेक्टर समेसन का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर। तो तुम लोग बताओ कि वी नेट चेंज करेगा कि सेम रहेगा, बोलो तो जल्दी से, बोलो। वी नेट चेंज करेगा, वेरी गुड। वी नेट तुम्हारा चेंज करेगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट चेंज कर रहा है। एक्स भले ही सेम है लेकिन वाई चेंज कर रहा था, इसलिए उसका नेट वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, एक्स वाला हमेशा सेम रहेगा। इस बात को तुम लोग याद रखना। चलो अच्छी बात है। और मैंने तुमको लास्ट क्लास में एक बात और बताया था कि जब भी तुमको मोशन इन टू डिमेंशन स्टडी करना हो, जब भी तुमको मोशन इन टू डिमेंशन स्टडी करना हो और इन अ प्लेन, या फिर तुमको मोशन इन अ प्लेन स्टडी करना हो, तो तुम इस मोशन को दो डिफरेंट डिमेंशन में ब्रेक कर लेना। तुम दो डिफरेंट डिमेंशन में, और हमने कहा था कि सेपरेटली ब्रेक करना। सेपरेटली का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग इस मोशन इन अ प्लेन को या इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक्स में और वाई में सेपरेटली स्टडी करेंगे। वाई में सेपरेटली और एक्स में सेपरेटली। हम लोग इनको मिक्स नहीं करेंगे, दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे और बाद में कंबाइन करेंगे। सेपरेटली स्टडी करेंगे और बाद में कंबाइन करेंगे जब मेरे को नेट फाइंड करना हो तब। और इस बात को एकदम बिल्कुल तुम लोग इसको याद रख लो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल, एक्स और वाई दोनों एकदम इंडिपेंडेंटली चलेगा। एकदम इंडिपेंडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक का मोशन दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करने वाला है। ओके, तो सबको अगर अब ये समझ में आ गया हो तो हम लोग इसके गणित पे जाएंगे, गणित ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना? बोलो सबको आ गया समझ में ना? ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी करना ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और मैं जो तुमको समझाऊंगा स्टार्टिंग में कंसेप्ट, वो मैं बॉल को ग्राउंड से थ्रो करके समझाऊंगा। हालांकि आप जब उसको टावर से भी थ्रो करोगे तो वो सारा कंसेप्ट वहां भी वैलिड रहेगा। बस थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर आता है, जो कि मैंने आपको टावर वाले क्वेश्चन में बता दिया था। अगर तुम लोग को याद हो कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि थ्रोइंग फ्रॉम ग्राउंड एंड थ्रोइंग फ्रॉम टावर, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो तुमको ये टॉपिक भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस तुमको वो पहले वाला याद होना चाहिए बस, और तुमको कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो पहले मैं जो भी समझाऊंगा वो तुमको बॉल को या बॉडी को ग्राउंड से ही फेंक के समझाऊंगा। हालांकि वो सारा कंसेप्ट तुम्हारा टावर वाले के लिए वैलिड होगा। फॉर्मूला मत याद रख तुम लोग रट्टा मारना,
फॉर्मूला तुम्हारा टावर के लिए चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो फॉर्मूला आएगा वो आपका ग्राउंड के लिए कुछ अलग आएगा, टावर के लिए कुछ अलग आएगा, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो आपका दोनों के लिए वैलिड है। तो इसलिए तुम लोग कंसेप्ट को ध्यान में रखना। चलो अच्छी बात है। तो हमने क्या किया कि हमने एक बॉल लिया, देखिए, और इस बॉल को हमने ग्राउंड से फेंका है, और ग्राउंड से फेंका है, और इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया है यू मीटर पर सेकेंड का, और हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे फेंका है, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे फेंका है। तो जो ये पाथ फॉलो करेगा, ये जो पाथ फॉलो करेगा वो पाथ कुछ ऐसा होगा, देखिए। मान लीजिए हमने इसको इस पॉइंट ओ से फेंका है, और ये वापस इस ग्राउंड को स्ट्राइक किया है इस पॉइंट क्यू पे, ओके। मैंने इस हॉरिजेंटल वाले को माना है एक्स एक्सिस, और मैंने इस वर्टिकल को माना है वाई एक्सिस, ये देखिए। और जिस पॉइंट से हमने फेंका था, जिस पॉइंट से हमने बॉडी को फेंका है, उसको हमने माना है ऑरिजिन, इसको हमने माना है ऑरिजिन। ओके, अच्छी बात है सर। अब देखिए, तो इस बॉल का स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ होगा हॉरिजेंटल में, वो मैं कर रहा हूं इसको वेक्टर कंपोनेंट में ब्रेक करके, क्योंकि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाया है। तो इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो आपका आएगा यू कॉस थीटा, जो इसका वाई कंपोनेंट आएगा वो आपका आ जाएगा यू साइन थीटा। देखिए, जो इसका वाई कंपोनेंट आने वाला है वो आपका आएगा यू साइन थीटा। तो सब लोग इसको याद रखो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। और एक बात हम लोग और श्योर हैं कि एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इन वाई इज जी, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके सर। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे इसका हॉरिजेंटल मोशन, और फिर हम लोग समझेंगे इसका वर्टिकल मोशन। तो मैं तुमको अच्छे से समझाने के लिए पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, हॉरिजेंटल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। ओके, तो चलिए देखिए ध्यान से। पहले हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल मोशन का। तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा पाथ फॉलो बाय द बॉडी, ये आपका पॉइंट ओ, ये आपका पॉइंट क्यू। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला कि एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कि जो आपका वेलोसिटी इन एक्स होगा, जो आपका वेलोसिटी इन एक्स होगा एट एनी टाइम, एट एनी टाइम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, मतलब कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये चेंज ही नहीं करेगा भाई, ये हमेशा यही रहेगा। मतलब कि आप जब फेंके थे तो इस पॉइंट ओ पे उसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू कॉस थीटा था। आप उसके बाद कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ भी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ भी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ भी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ भी यू कॉस थीटा होगा। और जब ये वापस ग्राउंड को पॉइंट क्यू पे स्ट्राइक कर रहा था, उस समय भी इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही होगा। समझ में आया क्या? उसका किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं करने वाला है, एक्स कंपोनेंट वाला, एक्स वाला वेलोसिटी उसका चेंज नहीं करेगा। हर पॉइंट पे यू कॉस थीटा है, ना तो उसका वैल्यू चेंज करेगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अब मेरे को तुम एक बात बताओ कि हम तुमसे पूछें अगर कि इन इन टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स, इन टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, कि टी टाइम में आपका जो बॉडी था, आपका जो बॉल था, वो एक्स में कितना डिस्टेंस जाएगा। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो। तो आप अगर एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर से जाओगे, तो एक्स का वैल्यू जीरो था, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम टी। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर solving या for finding distance covered by body in x direction, ux into t। what is ux? nothing but initial velocity। तो initial velocity into time t। तो t टाइम में x में कितना जाएगा डिस्टेंस? तो सर x का इनिशियल वाला वेलोसिटी एंड इनटू टाइम t। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, समझ में आया? अरे बोलो भाई। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं वर्टिकल मोशन के बारे में स्टडी करने। तो देखिए, हम जब वर्टिकल मोशन का बात करेंगे ना, तो
अब तुम लोग को थोड़ा सा याद आएगा कि हमने सीखा था कि जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो मोशन कैसा होता है। वो भी आपका था मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो अभी देखो कि इस दो डायरेक्शन वाले मोशन को हमने दो सेपरेटली ब्रेक कर लिया था। तो एक्स वाला तो कर लिया स्टडी, मतलब कि इसका जो वर्टिकल मोशन आएगा ना, ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन आएगा, वो आएगा जस्ट सिमिलर टू द जो हमने पढ़ा था पहले, मोशन इन वन डिमेंशन, जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते थे। समझ में आया क्या? जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंके थे ना, अरे कुछ याद आया ना भाई, बोलो, जब बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते थे, वैसा ही आने वाला है इसका वर्टिकल मोशन, वैसा ही आने वाला है वर्टिकल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब तुम देखना कि जो जो फॉर्मूला वहां आया था, सारा फॉर्मूला वैसे यहां भी आने वाला है। तो ऐसे जब तुम दोनों को कनेक्ट करेगा ना एक साथ, तो तुमको स्टडी करने में आसानी हो जाएगा। और देखो जैसा जैसा फॉर्मूला वहां आएगा, सब यहाँ भी वैसा ही आएगा, और जैसा कंसेप्ट वहां आया था वो सारा कंसेप्ट यहाँ भी आने वाला है। ओके, चलो चेक करते हैं एक बार। तो बात करते हैं वर्टिकल मोशन का। तो पहले तुमने बनाया एक्स, इधर बनाया वाई, ये इसको फेंका ऑरिजिन से, ये पॉइंट क्यू पे स्ट्राइक किया था। अब जब हम लोग फेंके थे तो इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इन वाई वो कितना था? वो आपका था यू साइन थीटा, वो आपका था यू साइन थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या थ्रू आउट द मोशन, क्या थ्रू आउट द मोशन बॉडी का वाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी सेम रहेगा? तो आंसर होगा नहीं, सेम है, वो चेंज करेगा, क्योंकि वाई में इस बार एक्सेलरेशन है, इस बार वाई में एक्सेलरेशन है। अब बताओ तुम लोग मेरे को एक बात, कि जब हम लोग मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन पढ़े थे, जब हम लोग बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे थे, तो बॉडी का मोशन कैसा हुआ था? तुम लोग को अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि पहले उसका वेलोसिटी घटता है, घटता है, घटता है, फिर एक पॉइंट पे जाके उसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता था, जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते थे, और उसके बाद वो नीचे आता था तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता था। वही सेम चीज यहाँ भी होने वाला है, वही सेम चीज यहाँ भी होने वाला है विथ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि स्टार्टिंग में इसका वर्टिकल कंपोनेंट था यू साइन थीटा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इसका वैल्यू घटता जाएगा। देखो मैं जो एरो है ना, उसका साइज छोटा कर रहा हूँ, एरो का साइज आपका बताएगा स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इसका वेलोसिटी घटता जाएगा एट मैक्सिमम हाइट। देखिए दिस इज द मैक्सिमम हाइट, क्योंकि आपका बॉडी उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट पॉइंट। आप इसको पॉइंट पी मान लो, तो पॉइंट पी इज द मैक्सिमम हाइट। तो इस पॉइंट पे उसका वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। तुम लोग याद करो कि जब हमने बॉडी को ऊपर फेंका था तो ऐसा ही हो रहा था कि एट मैक्सिमम हाइट उसका जो वेलोसिटी हो रहा था वो हो रहा था जीरो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट का, कि पॉइंट पी पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, और उसके बाद वो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो अब उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो इंक्रीज करने लगेगा। तो मैं अब उसका जो एरो था वो मैं साइज इंक्रीज करते जाऊंगा। देखो, तो ये मैं इंक्रीज किया, ये मैं इंक्रीज किया, और फाइनली आपको अगर याद हो तो ग्राउंड से जितने वेलोसिटी से फेंकते थे उतना ही से वापस वो स्ट्राइक भी तो करता था। मतलब कि वापस जब ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा तो इसका वाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी पहले इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, मतलब कि वो यू साइन थीटा हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, देखो, तो ये वैसा ही हो रहा है कि जो हमने वर्टिकल में सीखा था कि बॉल को फेंकते थे, वैसा ही यहाँ भी हो रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा। बस अंदर क्या हो रहा है कि वहां पे हम लोग यू लेते थे और यहाँ पे हम लोग यू साइन थीटा लेते हैं स्टार्टिंग वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी आपने वेलोसिटी दिया था वो वर्टिकली अपवर्ड में ही दिया था, और यहाँ पे हमने बस उसके तरफ उसका कंपोनेंट फाइंड कर लिया, तो वो आपका आ गया यू साइन थीटा। तो बस हो गया। तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल मोशन, कि ऐसे ऐसे पहले घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर नीचे आएगा तो उसका वाई में स्पीड बढ़ रहा होगा। अब मैं तुमसे पूछूं, देखिए यहाँ पे, कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या वेलोसिटी इन एक्स जीरो है? बताओ तो। एट मैक्सिमम हाइट क्या वेलोसिटी इन एक्स जीरो हो रहा था? नहीं, वेरी गुड। वेलोसिटी इन एक्स जीरो नहीं हो रहा है भाई, ओनली वेलोसिटी इन वाई जीरो हो रहा था। मतलब कि हम बोलेंगे कि एट मैक्सिमम हाइट
नेट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तुम लोग इस बात को याद रखना, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। एट मैक्सिमम हाइट नेट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ओनली वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, देयर इज सम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, अच्छी बात है। तो अब तो हमने तुमको ये बताया कि y में उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, तो चेंज होके कितना हो जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि आफ्टर टाइम t उसका वेलोसिटी कितना होने वाला है। तो कोई तकलीफ की बात नहीं, मैं तुमको अभी बताऊंगा। चलो, इसके लिए मैंने मान लिया कि हमने जो बॉडी को फेंका था उसको मैं मान रहा हूँ t बराबर जीरो। हमने बॉडी को t बराबर जीरो पे फेंका है, और आपको फाइंड करना है कि आफ्टर टाइम t what is the y component of velocity after time t, व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्स वाला तो चेंज नहीं करेगा, तो अब हमको वाई वाला चेंज करेगा, तो वही फाइंड करना होगा। तो कोई बात नहीं सर, आप वाई के लिए यूज कर लो कि वेलोसिटी इन वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई प्लस एक्सेलरेशन इन वाई इनटू टी। अब देखो यहाँ पे हमने उस बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया था, तो जो उसका इनिशियल वेलोसिटी इन वाई आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव में, और कितना आएगा, तो यू साइन थीटा, प्लस एक्सेलरेशन इन वाई इज हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो माइनस जी, एंड टाइम टी तो हो तो गया देखो, यू साइन थीटा माइनस जी टी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी इन वाई डायरेक्शन। समझ में आया क्या कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी? जल्दी बोलो। ओके, अब मान लो कि तुमको अगर फाइंड करना हो कि व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, या फिर आप बोलोगे कि जहां से फेंके थे उससे कितना हाइट पे मेरा होगा बॉडी, तो इसको या तो बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या तो बोलते हैं कि हाइट फ्रॉम ग्राउंड, कितना हाइट पे होगा मेरा बॉडी आफ्टर टाइम टी। तो इसके लिए आप यूज कर लो एस बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हम मोशन कर रहे हैं स्टडी वाई में, तो इसलिए हमने सब वाई कंपोनेंट लिया है। अब जहां पे एस था आप वहां पे वाई लगा दो, तो हो जाएगा वाई इक्वल टू, देखिए तो यू वाई, तो फिर से यू साइन थीटा तो ऊपर ही था ना, हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि हमने ग्राउंड से फेंका है और ऊपर की तरफ फेंका है, तो यू वाई आपका हो जाएगा प्लस में, तो यू साइन थीटा इंटू टी, फिर से आपका ए वाई हो जाएगा माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हो तो गया देखो। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे कि एट एनी टाइम टी उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, या वो ग्राउंड से कितना हाइट पे होगा, वो फाइंड करना हो तो आप फाइंड करना यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। आपको अगर ये फाइंड करना हो कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, या वो एक्स में कितना गया डिस्टेंस, हम लोग फाइंड करेंगे जस्ट यू कॉस थीटा इंटू टी से। ओके ओके, तो देखिए ये आपका हो गया कि हम लोग कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन या उसका कंसेप्ट कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब इसमें कुछ और भी फॉर्मूलाज आएंगे, और भी हम कुछ जा रहे हैं फॉर्मूला आपको देने, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सारे फॉर्मूला हम लोग ग्राउंड वाले केस के लिए करेंगे डिराइव, तो इसलिए फॉर्मूला आपका सिर्फ ग्राउंड के लिए वैलिड होगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपका हर जगह वैलिड होगा। तो देखो क्या, चलो तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। तो फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स ये वाई, इसको हमने ऑरिजिन से फेंका है, उसको हम पॉइंट ओ मान रहे हैं, एक पॉइंट क्यू पे वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू था, हॉरिजेंटल से एंगल थीटा था, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट वाला वेलोसिटी आएगा वो आपका आएगा यू कॉस थीटा, जो इसका वाई कंपोनेंट वाला इनिशियल वेलोसिटी आएगा वो आपका आएगा यू साइन थीटा। चलिए अच्छी बात है। अब जो सबसे पहला चीज हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं वो आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी ले रहा हूँ, पॉइंट पी इज द मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, कि यहाँ इससे पॉइंट पी पे वो जो बॉल होगा आपका मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है। चलो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है ये मैंने पहले आपको बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि कितने समय बाद वो वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, वो कितने
समय बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, या आप बोल सकते हो कि कितने समय तक मेरा बॉडी हवा में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू हिट द ग्राउंड, कितना समय बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, या टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, कितने समय के लिए वो हवा में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे फाइंड करें, तुम लोग को पहले हमने ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से कि हम एक बात श्योर हैं कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, इस केस के लिए जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, देन व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा तो व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। आफ्टर टाइम टी, मतलब कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपका टी था, मैं चलो मैं इसको लिखता हूं कैपिटल टी से, तो आफ्टर टाइम टी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी बिकम जीरो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी बिकम जीरो। अब देखिए ये मैं फाइंड करना हुआ आपका किसके लिए, फ्रॉम ग्राउंड, कि ग्राउंड से फेंके थे तब, जब वो, या ऐसे बोलो कि जब वो पूरा समय अपना हवा में रह लेगा तो वापस वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा, यही ना, या उसके लिए इसका वाई जीरो हो रहा है, उसके, हाँ उसके लिए इसका वाई जीरो हो रहा है, लेकिन वही जब हम इसको टावर से फेंकेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपका आएगा टावर वाला, तो जब हम टावर से फेंकेंगे तो उस समय जब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना हो ना, तो उस बार आप y का वैल्यू जीरो नहीं कर सकते पुट, आप उसमें करना y इक्वल टू माइनस एच, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हम लोग टावर से फेंकते हैं तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो उसका, हम जब फाइंड करना होता है कितने टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो हम लेते हैं y इक्वल टू माइनस एच, कि उतना हाइट नीचे आया। तो कुछ याद है ना, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। ओके, तो मतलब कि जब हम लोग टावर से फेंकेंगे तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ और रहेगा, ये बस है ओनली फॉर ग्राउंड। तो अभी आपका ग्राउंड के लिए जब वो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे तो हम करेंगे पुट y इक्वल टू जीरो। तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो यूज y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और आपको पुट करना है y इक्वल टू जीरो। जब y इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो जो समय था आपका वो हो जाएगा इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, हो जाएगा माइनस हाफ जी कैपिटल टी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा जीरो इक्वल टू टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, यहाँ से t कॉमन है और आपका आ जाएगा टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो है, मतलब कि यहाँ से टाइम का आपका दो वैल्यू आएगा, देखिए एक आपका आएगा t बराबर जीरो, और एक आपका आएगा t बराबर टू यू साइन थीटा बाई जी। मतलब कि इस दो टाइम के बाद, इस दो टाइम के बाद जो बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो रहा है। तो हम इसमें से कौन सा टाइम लेंगे, हम लोग ये सेकेंड वाला टाइम लेंगे। क्यों, क्योंकि ये t बराबर जीरो वो समय है जब हम बॉडी को फेंक ही रहे थे, तो उस समय भी उसका वाई जीरो था, तो हम लोग ये समय नहीं लेंगे, दूसरा वाला समय लेंगे टू यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया सर, टू यू साइन थीटा बाई जी। या आप चाहो तो इसको सिंपली लिख सकते हो कि टू टाइम्स ऑफ y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, टू यू वाई बाई जी, टू यू वाई बाई जी। अब तुम लोग को, या तुम लोग के दिमाग में एक फॉर्मूला स्ट्राइक किया होगा, कौन सा बताओ, कि जब हम लोग ग्राउंड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस वो टू यू बाई जी टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। कुछ याद आया क्या, बोलो तो, कुछ याद आया। हाँ देखो, तो वही फॉर्मूला तो आया है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने कहा कि तुम थोड़ा सा ऐसा उसको वो करो, रिलेट करो, तो तुमको हर चीज करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका आया कि इतने समय बाद, टू यू वाई बाई जी समय बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब ये जो हमने फार्मूला निकाला, ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया, ये हमने किया है फ्रॉम, कि जब आप बॉल को फेंकोगे ग्राउंड से, ग्राउंड से फेंकेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा, जब टावर से फेंकेंगे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये नहीं होगा, तब कुछ और होगा, वो हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। ओके, अच्छी बात है।
लेकिन यहां से मेनली कंसेप्ट क्या निकल रहा है, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ, दिस इज द मेन कंसेप्ट, द मेन कंसेप्ट, वाई ना, वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी will be zero after t equal to 2u sin theta by g. दिस इज द मेन कंसेप्ट। मतलब ये जब हम लोग टावर वाला क्वेश्चन करेंगे वहां भी ये वैलिड रहेगा कि इतने समय बाद बॉडी का जो वाई कंपोनेंट था या जो उसका वाई में कोऑर्डिनेट था वो फिर से जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? दिस इज द मेन कंसेप्ट। बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई। जैसे देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो क्या, कि अगर ये हमने टावर से फेंका था, ये यू स्पीड से कुछ एंगल से, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा ना, मतलब कि 2u sin थीटा बाई जी टाइम बाद, 2u sin थीटा बाई जी टाइम बाद वो इस पॉइंट पी को पास कर रहा होगा, तो देखो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो। तो ये हुआ मेन कंसेप्ट। और जब कहीं पे टफ क्वेश्चन आता है तो वहां पे तुम्हारा एक सब कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल होता है कि 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी टाइम बाद उसका y में जो कंपोनेंट या जो उसका y में डिस्प्लेसमेंट था वो हो जाएगा जीरो। दिस इज द मेन कंसेप्ट। और जब ग्राउंड से हम लोग फेंकते हैं तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। ओके चलो अच्छी बात है। तो ये हमने फाइंड किया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मान लो कि तुमको अगर फाइंड करना हो कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये तुम अब सिंपली लिख सकते हो कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसा वो हुआ था पहले वाले केस में वैसा यहाँ भी होता है, तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वो आपका आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, या तुम उसको सिंपली यू वाई बाई जी भी लिख सकते हो। इतना समय बाद वो मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा। चलो अब हम लोग फाइंड करते हैं नंबर टू, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो देखो फिर से क्या होगा कि एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ओके सर, तो यूज करिए आप कि वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्सप्रेशन इन वाई इंटू वाई। तो एट मैक्सिमम हाइट वी वाई हो जाएगा जीरो। ओके, ये कितना था आपका यू वाई, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू एक्सलेशन इन वाई इज माइनस जी एंड इंटू जहां पे वाई था वहां पे आप कर दो एच मैक्स, तब हो जाएगा एक्स मैक्स एच मैक्स। देखो यहाँ से एच मैक्स आएगा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अटेंड, या तुम इसको लिख सकते हो यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, मतलब कि y कंपोनेंट वाले इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। और ऐसा ही फॉर्मूला आया था जब हम बॉडी को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते थे, तो वहां भी मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी ही तो आया था। तो ऐसा ही देखो फॉर्मूला यहाँ भी आया है, याद रहेगा ना? बोलो जल्दी से, बोलो। ओके, एंड थर्ड फॉर्मूला इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैं फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वो अपना डायग्राम थोड़ा ऊपर चला गया। ये ऑरिजिन पॉइंट ओ से फेंका, एक क्यू पे स्ट्राइक किया, और इसको हमने यू मीटर पर सेकंड से फेंका था हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। एक्स कंपोनेंट वाला वेलोसिटी था यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी था यू साइन थीटा। अब देखिए क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग बोलते हैं, अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जैसा नाम से तुमको लग रहा होगा, और इसको हम करते हैं डिनोट कैपिटल आर से, कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज द
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो इन एक्स डायरेक्शन। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या होता है कि आपका बॉडी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस। ओके, अब देखिए आपको एक बात यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि मेरा बॉडी हॉरिजेंटल में तब तक ट्रेवल करेगा, मेरा बॉडी हॉरिजेंटल में तब तक ट्रेवल करेगा जब तक कि वो ग्राउंड को स्ट्राइक ना कर जाए, तब तक जब तक कि वो ग्राउंड को स्ट्राइक ना कर जाए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि रेंज आर इज इक्वल टू हॉरिजेंटल स्पीड, स्पीड इन हॉरिजेंटल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जब तक वो ग्राउंड को स्ट्राइक नहीं कर जाता है तब तक वो हॉरिजेंटल में ट्रेवल कर रहा होगा, और वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है या हवा में रहता है वो अप टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उतना समय तक वो हॉरिजेंटल में जा रहा होगा। और हमने अभी जस्ट पहले ही सीखा था कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस इन हॉरिजेंटल, तो इनिशियल स्पीड इन हॉरिजेंटल इनटू टाइम। समझ में आया क्या? जल्दी बताओ मेरे को एक बात, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर रेंज, दिस इज, ये फॉर्मूला तुम्हारा हमेशा वैलिड है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। ये मेन फॉर्मूला हुआ तुम्हारा कि हॉरिजेंटल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख सकते हो, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला, ये हमेशा वैलिड है, इसे तुम लोग याद रखना। अब हम लोग आते हैं ग्राउंड वाले केस के लिए। अब चलिए, फॉर ग्राउंड मतलब कि जब हम उसको ग्राउंड से फेंकते हैं, तो देखिए जब हम इसको ग्राउंड से फेंके हैं तो इस केस के लिए इसका रेंज क्या होगा, दिस ओ क्यू, ओ क्यू इज द रेंज, दिस ओ क्यू इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उतना ही वो हॉरिजेंटल में गया है। तो फॉर ग्राउंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, हमने अभी जस्ट फाइंड किया था फॉर ग्राउंड। तो हम लोग बोलेंगे कि रेंज क्या हो जाएगा जब आप बॉल को ग्राउंड से फेंकोगे, तो बोलो जल्दी। तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू एक्स आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा, एंड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आने वाला है 2u साइन थीटा बाई जी। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपका आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैं इसको थोड़ा सा और री अरेंज करता हूँ तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अब तुम लोग को अगर बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पता हो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। जब हम लोग उस बॉडी को कहां से फेंकेंगे, ग्राउंड से फेंकेंगे तब। ये फॉर्मूला हमने कैसे लिखा, यहाँ लिखना कि एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। समझ में आया क्या? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, आप अगर बॉडी को ग्राउंड से फेंकते हो तो। ओके, बोलो जल्दी से। तो अब तुम लोग ये बातें याद रखोगे। तो ये हुआ रेंज फॉर द ग्राउंड, ये हुआ रेंज फॉर द ग्राउंड। लेकिन यहां से मेन कंसेप्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट, कि डिस्टेंस covered by the body in horizontal direction, distance covered by the body in horizontal direction, या हाँ horizontal direction, when displacement in y is 0 is u square sin 2 थीटा बाई जी, दिस इज द मेन कंसेप्ट। मतलब कि जब बॉडी का y में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो बॉडी मेरा x में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिस्टेंस हॉरिजेंटल में जाएगा।
दिस इज द मेन कंसेप्ट। देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग टावर से फेंकेंगे, हम लोग जब टावर से किसी बॉल को फेंकेंगे एंगल से, तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, ये कुछ पाथ होगा, ओके। और इस पॉइंट P पे इसका, इस पॉइंट P पे इसका y में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0, मतलब कि इस पॉइंट तक आते आते जो इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन ये इसका रेंज नहीं होगा। टावर से हम लोग जब फेंकेंगे तो ये इसका रेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा बॉडी इसके आगे भी और जाएगा ऐसे। समझ में आया क्या? जल्दी बताओ तो, बोलो जल्दी से। हाँ, तो दिस इज, तो ये कंसेप्ट हुआ तुम्हारा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा टावर वर्ड से क्वेश्चन आएगा, फिर रेंज के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, लेकिन कहाँ यूज करना है हमको, तो ये देखो जो मैंने तुमको बताया अभी, कि जब उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो उस केस में ये ऑरिजेंटल में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी गया होगा। तो ये मेन कंसेप्ट हुआ तुम्हारा। और अगर ग्राउंड से फेंकेंगे तब रेंज के लिए भी ये फॉर्मूला तुम्हारा वैलिड है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ओके। तो क्वेश्चन तुम्हारा ग्राउंड से भी आता है, टावर से भी आता है, तो तुम लोग इन सारी बातों को याद रखना। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो मैंने पूरा फॉर्मूला लिख रहा है, इसमें यू क्या है भाई? यू क्या है बोलो तो? ओ, तुम लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि इसी यू और थीटा में ही हो जाए कंफ्यूजन। तो यू होता है इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप बॉडी को फेंकते हो, और थीटा है तुम्हारा एंगल, थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल। क्योंकि जो उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी दिए थे उसका हॉरिजेंटल से एंगल कितना, देखो ये वाला थीटा। तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने का, ओके। चलिए, अब एक और भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को करने से पहले कुछ और बातें सुनो तुम लोग। देखो, तो अभी हमने सीखा कि रेंज फ्रॉम द ग्राउंड, चलो कुछ बात करते हैं उस पर, कि रेंज फ्रॉम ग्राउंड इज क्या है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैं आपसे पूछूं अगर, कि आपको एक बॉल को यू स्पीड से फेंकना है एंड हॉरिजेंटल से थीटा एंगल से फेंकना है फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, तो आप इसको कौन से एंगल से फेंकोगे ताकि रेंज मैक्सिमम हो जाए? आपको यू स्पीड से फेंकना है, अब आप कौन से एंगल से फेंको कि रेंज हो जाए मैक्सिमम? तो देखो ध्यान से, तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पीड, आपका साइन 2 थीटा का वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज +1। मतलब कि आपको अगर रेंज मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा का वैल्यू +1 करना होगा, मतलब कि 2 थीटा का वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब कि थीटा का वैल्यू होना चाहिए 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू होना चाहिए 45 डिग्री, मतलब कि फॉर मैक्सिमम रेंज टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, to achieve maximum horizontal range from ground, angle of projection should be 45 degree, should be 45 डिग्री। तो देखो ये तो ऐसे, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे हवा का रेसिस्टेंस नहीं माना है, लेकिन इन एक्चुअल हमारे आसपास हवा तो है ना भाई, तो हवा का कुछ रेसिस्टेंस भी होता है। तो फिर एक्चुअल में वो जो एंगल होगा और मैक्सिमम रेंज वो 45 नहीं होता है, वो 45 के आसपास कुछ होता है, वो करता है डिपेंड कि हवा का कितना रेसिस्टेंस है। लेकिन इन आइडियल कंडीशन, थ्योरेटिकली ये आप 45 डिग्री एंगल याद रखना। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होगा? आपने 45 से तो फेंक दिया, तो देखो, तो जब 45 से फेंकेंगे तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब मैक्सिमम रेंज तुम्हारा आ जाएगा ओनली यू स्क्वायर बाई जी। देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज।
अब कुछ और बातें देखो, जैसे देखो नोट्स में आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। तो मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और हमने उसको 2 बार फेंका है। पहले बार फेंका यू मीटर पर सेकेंड से और हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे। दूसरे बार हमने उसको फिर से यू मीटर पर सेकेंड से ही फेंका है। फिर से मैंने उसको यू मीटर पर सेकेंड से ही फेंका है, लेकिन इस बार मैंने उसको हॉरिजेंटल से 90 माइनस थीटा एंगल में फेंका है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि आप अगर एक को फेंको 30 से, तो आपको दूसरे केस में फेंकना पड़ेगा 60 डिग्री से। 90 माइनस 30 इज 60 डिग्री। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? हम एक बॉल को 2 बार फेंक रहे हैं, दोनों बार हम उसको सेम स्पीड से फेंके हैं, यू मीटर पर सेकंड से। एक बार हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे और एक बार हॉरिजेंटल से 90 माइनस थीटा एंगल पे। तो अब देखते हैं कि इस दोनों एंगल के लिए उसका रेंज कितना आने वाला है। तो चलिए पहले केस में रेंज क्या होगा, तो आप करो यूज फार्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि हमने उसको एंगल थीटा से फेंका था। अब देखते हैं सेकेंड केस में R2। तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2, और जहां पे थीटा था वहां पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा एंड बाई जी। देखो ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब तुमको अगर बेसिक फार्मूला याद हो ट्रिगोनोमेट्री का, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा का वैल्यू साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि R2 इज ऑल्सो इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तब देखो यहां से तुमको क्या दिख रहा है, R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2। मतलब कि हम अगर दो बॉल को इक्वल स्पीड से और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो उनका हॉरिजेंटल रेंज सेम आएगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक बॉल को यू मीटर पर सेकेंड से फेंके हैं 15 डिग्री एंगल से, ये तुम्हारा 15 डिग्री एंगल है, 15 डिग्री, और एक दूसरे बॉल को हमने फेंका है यू मीटर पर सेकेंड से ही, लेकिन इस बार इसको हम फेंके हैं दूसरे बॉल को 75 डिग्री एंगल से। तो दोनों का हॉरिजेंटल रेंज सेम होगा, दोनों का हॉरिजेंटल रेंज सेम होगा, लेकिन दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगा। जिसका एंगल था ज्यादा उसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, बोलो बे। ओके ओके, तो लिख लो। ओके, सो रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, आपको स्पीड सेम रखना होगा, कीपिंग स्पीड सेम। आपको सेम स्पीड से फेंकना पड़ेगा, बस आप एंगल चेंज कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम आएगा, मैक्सिमम हाइट सेम नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब कि मान लीजिए कि कहीं क्वेश्चन ऐसा आया कि हमने दो बॉल को, दोनों को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, एक को हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे और एक को हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे। तो उनके रेंज का रेशियो क्या होगा, तो 1:1, क्योंकि दोनों को हमने सेम स्पीड दिया है और एंगल उनका कंप्लीमेंट्री है, तो दोनों का रेंज सेम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ बोलो। हम्म, रेंज सेम होने का मतलब कि दोनों हॉरिजेंटल में सेम जाएगा डिस्टेंस, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, लेकिन उनका मैक्सिमम हाइट अलग है। देख तुमको वहां पे डायग्राम से हो रहा होगा, दिख रहा होगा, दोनों सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, दोनों सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्चुअल में ये हमको
बताता है पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, कि बॉडी कैसा पाथ फॉलो करेगा। या इन सिंपल आप कह सकते हो कि वाई और एक्स में क्या आने वाला है रिलेशन, उसके वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में क्या आने वाला है रिलेशन बॉडी के, या उस प्रोजेक्टाइल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या आने वाला है रिलेशन। अपना टॉपिक ये है। तो मैं फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये एक्स वाई, जल्दी जल्दी करते हैं ड्रॉ डायग्राम। ये ऑरिजिन, ये उसका पाथ फॉलो, ये स्टार्टिंग का स्पीड, ये एंगल थीटा। अब चलिए देखिए, मान लीजिए कि एट एनी टाइम जो आपका बॉडी था वो कहीं इस पॉइंट पी पे था। मान लीजिए किसी टाइम पे आपका जो बॉडी था वो उस पॉइंट पी पे था, और उस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें लिखा है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी आपका इस बार एक्स में जो उसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट या इसका डिस्टेंस भी वही हो जाएगा, वो आपका है एक्स, और वाई में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये है वाई। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज, वो वाई ही है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज एक्स। तो वो हम लोग देख के उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिख दिया है एक्स कॉमा वाई। तो आपको इस एक्स और वाई में बताना है रिलेशन कि इस एक्स और वाई में क्या होने वाला है रिलेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसका जो एक्स में आएगा इनिशियल वेलोसिटी वो आपको आने वाला यू कॉस थीटा, वाई में आने वाला है यू साइन थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी, तो क्या हो जाएगा सिंपल, यू एक्स इंटू टी, यही ना। आफ्टर टाइम टी यहां लिख दो, आफ्टर टाइम टी एक्स कोऑर्डिनेट इज यू एक्स इंटू टी, एंड यू एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टी। ओके, देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। इसको आप मान लो इक्वेशन वन। अब आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, तो आपका हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आप मान लो इक्वेशन टू। नाउ फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन टू में जहां जहां पे टाइम है वहां पे आप x बाई यू कॉस थीटा पुट कर दो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे y और x में फाइंड करना है इक्वेशन, तो आपको t को हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं t को कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट। तो देखो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी के प्लेस पे हम लिखेंगे x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और जहां पे t था वहां पे हम कर देंगे पुट x बाई यू कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। और देखो यहाँ से ये आपका आ जाएगा एक्स टेन थीटा, क्योंकि यू से यू हो गया कैंसल आउट एंड साइन बाई कॉस इज टेन, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन y and x। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और हमको इक्वेशन से साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि एक्स में क्वाड्रेटिक है और वाई में लिनियर है, मतलब ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब कि यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि पाथ फॉलोड बाय बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोला, इज अ पैराबोला। वो जो पाथ फॉलो करता है वो सर्कुलर नहीं होता है भाई, वो कैसा होता है, वो पैराबोला होता है। तो जो लोग भी अभी तक सर्कुलर सोच रहे होंगे वो गलत सोचते हैं, ये पाथ पैराबोला होता है। और वो हमने चेक किया इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से
मेरा सबके लिए सजेशन ये है कि तुम लोग ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और चाहता हूँ इसको रीअरेंज करना, तो आप इसको और लिख सकते हो, इसको देखो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे क्वेश्चंस भी आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे क्वेश्चन भी आता है। हमको याद है जेई मेन 2013 में जब हम एग्जाम दिए थे तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे इसी पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से ही आया था, और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, तो तुम लोग इसको ध्यान रखना। चलो अच्छी बात है, तो ये अपना हमको मिल गया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो एक बात और, इस पे और तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देखो ध्यान से क्या, कि अगर हमको उस बॉडी का किसी पर्टिकुलर समय पे एक्स कोऑर्डिनेट पता हो और हमसे अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा हो ना, तो हम सिंपल सा इस इक्वेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, फिर आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए तरीका आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आपका मिला, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन पहला फॉर्म, इन फर्स्ट फॉर्म, इसको अपना हम दो इक्वेशन ए। मैं इसको अभी एक और फॉर्म में लिखूंगा और उससे भी आपका क्वेश्चन आता है, वो और भी होता है अच्छा कि आप उसको याद रखोगे अगर, तो आपका टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैं अभी लिखता हूँ इसको सेकेंड फॉर्म में। तो सेकेंड फॉर्म के लिए मैं इसको थोड़ा सा री अरेंज करूंगा, देखो कैसे। मैंने बोला कि आप इसको लिखो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। देखो मैंने इसको बस किया है रीअरेंज, मैं इसको और भी करूंगा रीअरेंज, तो यार तुम्हारा आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ से मैं साइन थीटा अपने मन से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो मैं साइन से डिवाइड भी कर दूंगा, और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा था, तो एक कॉस मैंने अंदर में लिया हुआ है, तो एक मैं लिखूंगा बाहर में कॉस थीटा, एंड पाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेन थीटा। देखो मैंने बस इसको किया है रीअरेंज, सब लोग एक बार इसको चेक कर लो, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको रीअरेंज किया है मैंने। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं और कि एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा वो जी भी था ना, यहाँ पे जी भी रहेगा, बाई यहाँ जी होगा। देखिए ध्यान से, अब हम लोग इस यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी को, देखो इस पूरे टर्म को हम लोग इस पूरे टर्म को बोल सकते हैं रेंज। हम इस पूरे टर्म को कह सकते हैं रेंज जब हम लोग किसी बॉडी को ग्राउंड से फेंकते हैं। तुमको अगर याद हो तो रेंज यही आया था ग्राउंड के लिए, यू स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और इसी को मैंने लिखा था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो एक्चुअल में ये रेंज शो कर रहा है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। और देखिए तो ये जो कॉस बाई साइन है, आप इसको लिख सकते हो कॉट थीटा, या आप इसको लिख सकते हो वन बाई टेन थीटा। अब देखो ये कैसा आ रहा है, तो ये आपका यहां से आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। और आप चाहो तो इसको री अरेंज करके लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स टेन थीटा हो जाएगा कॉमन एंड इनटू वन माइनस एक्स बाई आर, एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन द फॉर्म ऑफ रेंज, इन द फॉर्म ऑफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। समझ में आया क्या, यहाँ पे रेंज क्या है बोलो जल्दी, सॉरी यहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेंज, आर इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। समझ में आया क्या, जल्दी से बोलो तो, जल्दी बताओ। ओके, अब देखो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जहां पे क्वेश्चन पे इस सेकेंड फॉर्म का ही यूज होगा, और फिर तुमको समझ में आएगा कि ये कितना एक यूजफुल टेक्निक है। तुमको अगर ये वाला फॉर्म नहीं पता होगा तो फिर वो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा,
लेकिन ये फॉर्म पता है तो क्वेश्चन तुमसे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो हम लेते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई at a distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall, full stop. The angle of projection of ball is, तुमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से एक कोई सही है, तुमको बताना है वो। मैं हिंट दे रहा हूँ, यूज दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तुम लोग के पास 2 मिनट का समय है, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन को रीड करो और डायग्राम बनाओ। हम हमेशा यही बोलते हैं कि अगर डायग्राम पॉसिबल हो तो डायग्राम बनाओ। देखो ध्यान से, बोला कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ओके, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल इज, तो क्वेश्चन पढ़ के हम श्योर हो गए कि ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ओके, तो इसको मैंने मान लिया है x, इसको मैंने मान लिया है y, और इस O पॉइंट से हमने इसको फेंका होगा तो देखिए कुछ ऐसा आएगा ना, कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, कि ऐसा होगा मोशन ऑफ द बॉल। ओके, अब क्वेश्चन के अनुसार कि ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, इस पॉइंट ओ से 6 मीटर डिस्टेंस पे एक 3 मीटर का वाल है। देखिए ये 3 मीटर हाइट का एक वाल है, एक 3 मीटर हाइट का वाल है, कितने पे, 6 मीटर, एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये आपका हो जाएगा 6 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, एंड बॉल फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब कि इस वॉल से वो 18 मीटर अवे फॉल हुआ है। मतलब कि इसका रेंज कितना रहा होगा, बोलो तो बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ द बॉल, जल्दी बताओ। 24 मीटर, और यहीं पे गलती हुआ होगा, और गलती यहीं पे हुआ होगा। रेंज ऑफ द बॉल इज 24 मीटर। हाँ वही तो, चलो देखो, तो रेंज आ गया है 24 मीटर। अब हमको फाइंड करना था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमको फाइंड करना है थीटा, और मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम ये सेकेंड फॉर्म में यूज करना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। तो देखिए ध्यान से कि वॉल का हाइट था 3 मीटर और वॉल 6 मीटर डिस्टेंस पे था पॉइंट ओ से। मतलब कि जब एक्स कोऑर्डिनेट 6 मीटर होगा तो बॉल का वाई कोऑर्डिनेट आने वाला है 3 मीटर। तो जहाँ पे वाई था वहां पे पुट करो 3, जहाँ पे एक्स था वहां पुट करो 6, और टेन थीटा 1 - रेंज, सॉरी एक्स ना, तो एक्स हो जाएगा 6, और रेंज आपका हो जाएगा 24। तो ये आपका हो जाएगा 1 = 2 tan थीटा, और ये आपका हो जाएगा 24 - 6, 18/24 ना, तो आएगा 3/4 ना, 3/4। फिर आपका जाएगा ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2/3, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या, पूरा जल्दी से। अब मान लो कि अगर ये अगर ये फॉर्म नहीं पता होता तो फिर आ जाता आंधी तुम लोग को सॉल्व करने में, तुम लोग उसको सॉल्व करते रह जाते। अब देखो हम जिस क्वेश्चन का बात कर रहे थे कि 2013 में आया था, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि a projectile is given an initial velocity of I cap plus 2 j cap मीटर पर सेकेंड। ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि x component of velocity is 1 मीटर पर सेकेंड एंड y component of initial velocity is 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्वेश्चन पढ़ के पता लगाया उससे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि वेयर आई कैप इज अलोंग द ग्राउंड, मतलब वही हॉरिजेंटल, एंड जे कैप इज अलोंग द वर्टिकल। इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज, आपको बताना है इस प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हमको क्या पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। हमको ये पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो ध्यान से, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने के लिए हमको चाहिए वैल्यू ऑफ टेन थीटा, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा।
और देखो तो, और जी तो हमको 10 दिया ही हुआ है, तो वो तो हम जी का वैल्यू 10 पुट कर ही लेंगे। जी एक्स स्क्वायर बाई टू, देखो यहाँ पे है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम लोग इसको यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, एंड यू कॉस थीटा इज नथिंग बट एक्स कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, जो कि यू एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से चेक करो, बस हो तो गया। हमको देखो उसका एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, तो जहाँ पे यू एक्स था वहां पे करेंगे पुट 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ टैन थीटा, क्योंकि हम लोग टैन थीटा अभी तक फाइंड नहीं किए, तो वो भी कर लेंगे। हमको पता है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा, एंड y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा। देखो यहाँ से हम हो सकते हैं कि u sin थीटा बाई u cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाई इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वो तुमको पता ही ना, 2 और 1 तो 2 बाई 1 तो 2, तो 2 इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। बस हो गया, करो पुट वैल्यू, तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा, तो जहाँ पे tan थीटा था वहाँ पे 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2x माइनस जहाँ पे g था वहाँ करो पुट 10, तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, और यू एक्स का होल स्क्वायर, तो यू कितना था 1 ना, तो 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। कौन सा सही है? ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से, अरे बोलो। हाँ, तो ये सब कहानी बहुत ही आसान है, बस तुम लोग को थोड़ा सा जैसे मैंने बताया है वैसे ही तुम लोग उसको ध्यान देना, और रट्टा मत मारना। मेरा तो सबसे पहला सजेशन ये था, तुम लोग जैसे ही रट्टा मार लोगे फिर तुमसे सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तुम लोग कंसेप्ट को ध्यान में रखना, फिर हर क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, आज हमने मेनली थ्योरी ही किया है, अभी इस पे क्वेश्चंस करना बहुत सारा बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।